may make a statement. ऑनरेबल स्पीकर सर, आज का जो बजट डिस्कशन में ऑनरेबल डीसीएम साहब ने इसको सम अप करते हुए जो मेंबर्स लोगों ने जो कंसर्न यहाँ पे रेज किया है उसका भी उन्होंने एड्रेस बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो बजट है आप सब लोग ने पढ़ा है और इसमें काफ़ी चर्चा भी यहाँ पे हुआ है। जैसे इस साल का जो हम लोग बजट 2023-2024 का जो बजट है इसको हम लोग आत्मनिर्भर अरुणाचल के दिशा में देखते हुए, ताकि हमारा जो यंग जनरेशन है, हमारा जो यूथ का जो एस्पिरेशंस है, उन लोगों को हम लोग लाइवली अपॉर्चुनिटीज़ देते हुए इस बजट को हम लोग ने डिज़ाइन किया है। और ये बजट का जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं आप सबको पता है, दिस इज़ द 7th ईयर भारतीय जनता पार्टी का ये 7वां बजट है। तो वे बैक इन 2016-17 से ही हम लोग ने शुरुआत किया है कि जो बजट जो होता है जनता के लिए होता है। तो जनता से ही पूछना चाहिए कि आपका कठिनाई क्या है, आप लोगों का आशा क्या है सरकार से। तो पहले क्या होता था कि बंद कमरा में ही बजट बन जाता था, किसी से कंसल्टेशन भी नहीं होता था। तो लास्ट 7 ईयर से ये हम लोग ने एक प्रैक्टिस स्टार्ट किया अरुणाचल में, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल। तो जितने भी हमारा जो CBOs लोगों को बुला के, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं, उनके साथ हम लोग कंसल्टेशन करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आजकल लोग काफ़ी टेक्नो सेवी भी है, इसलिए वेब पोर्टल में हम लोग स्पेशल एक लिंक दे के वहाँ में भी हम लोग फीडबैक हम लोग लेते हैं। तो इस प्रकार से जो बजट प्रिपरेशन में सभी लोगों को हम लोग इन्वॉल्व करके ये बजट यहाँ पे पेश करता है। और लास्ट 7 ईयर से काफ़ी सक्सेसफुल बजट हम लोग को देखने को मिला है। और इस बार का जो बजट है कि जैसे मैंने कहा कि हम लोगों का यूथ को हम लोग ने फोकस कर रहा है और लाइवलीहुड के ऊपर में हम लोग अभी ध्यान दे रहा है। तो मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेगा और साथ साथ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी को, कि जो यूनियन बजट जो इस बार जो पेश हुआ है, तो यूनियन बजट में हम लोग देख सकते हैं कि ब्रॉडली जो 7 पिलर्स के ऊपर में वहाँ पे जो पेश हुआ है, सप्तऋषि जो अभी हम लोग वी हैव स्टार्टेड द जर्नी टुवर्ड्स अमृतकाल, जिसमें ये जो सप्तऋषि होगा वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होगा। और जो 7 पिलर जो है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड लास्ट में है फिनेंशियल सेक्टर। तो उसी प्रकार से जो हमारा अरुणाचल का भी हम लोग लास्ट ईयर से ही हम लोग ने जो बजट प्रिपरेशन का जो एक्सरसाइज किया है, उसी लाइन में हम लोगों का भी इस बार का बजट भी बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द यूनियन बजट जो 7 पिलर्स है सप्तऋषि, उसको देखते हुए अपना इस बार का जो बजट है हम लोग ने डिज़ाइन किया है। गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिनर्जी एंड कन्वर्जेंस, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट। तो इसको ऊपर में आधार करके हम लोग ने पूरा बजट को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें अभी खास करके अरुणाचल प्रदेश अभी काफ़ी प्रगति हो रहा है। डाटा आप लोगों के सामने में है, बजट में ऑलरेडी क्लियर कट वहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम लोग GSDP का बात करें तो 2015-16 में हमारा अरुणाचल प्रदेश का GSDP था 20,373 करोड़, वे बैक इन 2015-16। तो अभी आफ्टर 7 इयर्स जो GSDP है वो पहुंच गया है 37,870। दिस इज एन ट्रेमेंडस जंप ऑफ 10,000 करोड़ लास्ट 7 इयर्स। 86% जंप जो है हम लोग GSDP में हम लोग अचीवमेंट कर पाया है। अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम जो होता है हाउस होल्ड का, उसका अगर हम लोग बात करें तो 88,768 से लेके अभी पहुंच गया है 1,15,902। ये हमारा पर कैपिटा इनकम है ये। तो इसमें भी काफ़ी हम लोग ने अचीवमेंट कर पाया है। और इस सब में GST का बहुत बड़ा रोल है।
जब जीएसटी 2017 में जब रोल आउट हुआ भारत सरकार ने, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी हुआ था, लोग ने काफ़ी ऑब्जेक्शन भी किया था। मगर देखिए, अरुणाचल एक प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल है। देश का सबसे कोना नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो सबसे कोना है नॉर्थ ईस्ट में, इस स्टेट में जीएसटी आने का बाद क्या उछाल आया, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। जो पुराना जो वेट सिस्टम में ये हम लोगों को 2015-16 में हम लोगों का जो वेट सिस्टम में जो आता था, इट वाज 277 करोड़। वेट सिस्टम से जब नया जीएसटी मॉडल में जब शिफ्ट हो गया, तो उसमें अभी हम लोगों का 277 करोड़ से लेके अभी जो जीएसटी जो अभी हम लोगों को इस साल लास्ट ईयर जो मिला है 1403 करोड़, 1403 करोड़ जीएसटी में। कहाँ 277 करोड़ और कहाँ 1403 करोड़। तो ये काफ़ी ऊंचा हम लोग ने इसमें अचीवमेंट किया है। और हमारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी धीरे धीरे जो टैक्स पेयर्स होता है, मतलब जीएसटी रिजिम में जो अभी एनरोल्ड भी, उसका भी 159% हम लोग ने जंप इन कंपेयर टू 2017-18 में जब रोल आउट हुआ था जीएसटी। तो वहाँ से देखने से 159% हम लोग ने एनहेंसमेंट कर पाया है। जो 2017-18 में टैक्स पेयर्स का जो रजिस्टर्ड लोग था 7,365 लोग ने रजिस्टर किया था। अभी 2023 में 19,082 लोग ने रजिस्टर कर लिया है। तो धीरे धीरे अभी सब लोग इसमें माइग्रेट होके अभी इसलिए अपना जीएसटी भी अच्छा हम लोग ने यहाँ पे अचीवमेंट कर पाया है। तो देखिए, हमारा जो बजट होता है वो एक साल के लिए हम लोग ब्रॉडली एक शॉर्ट टर्म 1 ईयर का लेके चलते हैं और लॉन्ग टर्म का भी हम लोग ये प्लान करके चलते हैं। तो इसमें अभी हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, हमारा जो स्टेट का वास्टनेस, मैं कल परसों भी इस हाउस में एड्रेस किया था कि हमारा स्टेट जो है सबसे बड़ा स्टेट नॉर्थ ईस्ट में, और अरुणाचल प्रदेश का जो लैंड मास है विद इन द नॉर्थ ईस्ट, अगर स्टेट में अगर कंपेयर किया जाए, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये 4 स्टेट को मिला देने से अरुणाचल का साइज का हो जाता है। इसलिए हमारा जो ज्योग्राफिकली जो स्ट्रेच है, ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। मैं हर एक साल अक्टूबर से लेके मार्च तक हमेशा हम टूरिंग करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मौसम साफ हो जाता है और कुछ सेक्टर्स में हम हेलीकॉप्टर से ताकि कवर कर पाए, और बाकी हम फिर बाई रोड भी हम ट्रेवल करते हैं। तो इसमें लैंड मास जो है काफ़ी बड़ा है अरुणाचल प्रदेश में। तो हम सब के लिए एक चैलेंजिंग है कि इतना बड़ा लैंड मास है और हमारा पॉपुलेशन बहुत कम, और पॉपुलेशन जो है इतना स्कैटर्ड होता है, एक गांव से दूसरा गांव इतना किलोमीटर्स में होता है। तो जो गांव वहाँ पे बस गया, तो उस गांव में अभी फैसिलिटी देना तो सरकार का जिम्मेदारी है, चाहे आप एजुकेशन का बोलिए, चाहे आप बिजली का बोलिए, चाहे आप हेल्थ का बोलिए, चाहे आप पानी का बोलिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट के ऊपर में आ जाता है। इसके बाद कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट, रोड भी बना के देना है। तो अरुणाचल में और भी काफ़ी सारा गैप्स है इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम लोगों का पूरा कंट्री में अगर कंपेयर किया जाए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में वी आर आई थिंक वन ऑफ द लीडिंग स्टेट इन द एंटायर कंट्री। जो हमारा फाइनेंसेस जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो करता है, वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज और लीडिंग स्टेट्स इन दिस कंट्री, जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान दे रहा है। तो आने वाला दिनों में भी हम लोगों को कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में और भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। आज का डिस्कशन में बहुत सारा मेंबर्स लोग ने जो एफा टाइम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाकर रखा है, उसको हम लोग रिवैम्प करके एक नया मॉडल में कैसे बनाना चाहिए, इसके ऊपर में कंसर्न काफ़ी रेज हुआ है। तो जैसे ऑनरेबल डीसीएम साहब ने जो अभी एड्रेस किया है, तो पिछले 2-3 साल पहले हम लोग ने ईयर ऑफ हेल्थ को लिया, ईयर ऑफ एजुकेशन में भी हम लोग ने लिया है। तो ईयर ऑफ हेल्थ में आप सबको पता है कि हमारा चाहे पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पूरा अभी रिवैम्प होके बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स का कंप्लीट हो गया है, और बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स का ऑन वर्ज ऑफ कंप्लीशन है हेल्थ सेक्टर में। एजुकेशन में हम लोग ने लास्ट ईयर लिया था, ये 2 साल पहले, ईयर ऑफ एजुकेशन। तो वहाँ में भी जितने भी जो पुराना स्कूल्स है उसको भी हम लोग ने, जहाँ पे कंडीशन बिल्कुल ख़राब था, उसको तोड़ के हम लोग ने नया बनाया। और भी अब इस साल भी जो 50 जो स्कूल है उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तो रिप्लेस करके हम लोग जा रहा है। मगर इस साल हम लोग ने एक मिशन मोड के तौर पे टू स्टार्ट विद
हम लोग ने कहा है कि शुरुआत 300 करोड़ दे के हम लोग शुरू करेंगे, मगर हमको पूरा विश्वास है ऑनरेबल स्पीकर साहब कि अभी तो बीई है, बाद में ये जो आरई में जब ईयर एंडिंग में जब आरई जब होगा तो उसमें डेफिनेटली 300 से का जो फिगर है इट विल टच 1000 करोड़। अब लोग देखना, शुरुआत हम 300 का है, मगर देश में होगा इट विल टच 1000 करोड़। तो धीरे धीरे हम लोगों का पुराना जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोगों को रिप्लेस करना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपका माध्यम से मैं यहाँ पे जितने भी हमारा मेंबर्स है आप सभी को भी रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि हम लोगों का जो सरकार में एमएलएस को बहुत ऑनर करते हैं हम लोग, उनका वहाँ से स्कीम प्रायोरिटी एमएलएस को हम लोग देते हैं, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है, एक पब्लिक का एक रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए स्कीम्स वगैरह भी जब वो लोग यहाँ पे रिकमेंड करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके स्कूल्स, ऐसे बहुत सारा स्कूल्स अभी भी है कि कंडीशन बहुत ख़राब है, कभी कभी देख के हमको दुख भी लगता है। तो मैं वो कंसर्न एमएलए को भी बोलता हूँ कि आपको एसआईडीएफ फंड देता है, आरई में भी देता है, तो ये सब फंड्स आप कहाँ यूज़ करते हैं? तो प्रायोरिटी होना चाहिए स्कूल, इसका बाद हेल्थ। ये दो जो पिलर जो है वो सबसे मेन है। स्कूल क्योंकि हमारा फ्यूचर जनरेशन्स लोग वहाँ पढ़ते हैं। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपसे मैं निवेदन करेंगे कि आने वाला दिनों में भी अभी और भी डिपार्टमेंट को जो फंड एलोकेट करके रखा हुआ है, जो हम लोग एनुअल ऑपरेटिंग प्लान अभी डिपार्टमेंट ये बजट के बाद में बनेगा नया साल के लिए 2023-24 के लिए, तो उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एमएलएस का कुछ सुझाव होने से स्कूल्स को आप लोग डेफिनेटली उसको रिकमेंड कीजिएगा, ये हमारा अनुरोध रहेगा। और साथ साथ अभी रोड्स में तो हम लोग ने पूरा अरुणाचल में एक बड़ा रेवोल्यूशन हम लोग ने लेके आया है। 2015-16 में हम लोगों का जो रोड का जो लेंथ था वो काफ़ी कम था लेंथ। अभी लास्ट 7 इयर्स में हम लोग ने 10,000 एडिशनल किलोमीटर्स हम लोग जोड़ पाया है लास्ट 7 इयर्स में, और ये कुल हुआ है भारत सरकार के आशीर्वाद के कारण से। अभी लास्ट 6-7 इयर्स में जो मैंने कल जो डाटा आप लोगों को दिया कि हाईवेज में हम लोग ने मोर देन 2,000 किलोमीटर्स ऐड कर पाया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मोर देन 6,000 किलोमीटर्स हम लोग ने यहाँ पे ऐड कर पाया है। तो भारत सरकार का फोकस जो है अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे पूरे देश को आगे लेके जा रहा है। आप सबको सुन के बहुत ही गर्व होगा, और यहाँ बजट में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी हम लोगों का जो देश है वो अभी वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में जा पहुँचा है, 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद हम लोगों का देश जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ पहुँचा है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर में 3rd लार्जेस्ट में आ गया। काफ़ी एक देश के लिए काफ़ी गर्व का बात है कि माननीय प्रधानमंत्री पिछले 8-9 सालों से पूरे इस देश को बहुत ऊंचाई तक लेके जा रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, पहले देखिए नॉर्थ ईस्ट का बारे में लोग जानता भी नहीं था। अपना ही बड़े दुख का बात था कि अपना ही देश वाला अपना नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानता था। तो पीएम साहब नॉर्थ ईस्ट में मोर देन 50 टाइम्स यहाँ पे टूर किया गया है, और अरुणाचल प्रदेश में भी 6-7 बार ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका है। तो इस प्रकार से, और यूनियन गवर्नमेंट में जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे के रखा हुआ है, हर एक 15 डेज के अंतर्गत कोई ना कोई मिनिस्टर अपना नॉर्थ ईस्ट में जाके मीटिंग करेगा, वहाँ जाके विजिट करेगा, साइट इंस्पेक्शन करेंगे। अभी अरुणाचल में देखो इतना यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पे आया हुआ है। एक बार तो लास्ट ईयर हमको याद है कि 7 यूनियन मिनिस्टर्स एक साथ अरुणाचल में अलग अलग लोकेशन में था, 7 यूनियन मिनिस्टर्स एट वन टाइम। तो इस प्रकार से जब यूनियन मिनिस्टर्स लोग आते हैं, दूर दराज एरिया में जाते हैं, वहाँ में ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग लेते हैं, तब तो जाके ग्राउंड में उसका जो प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होके तब आगे बढ़ते हैं। न्योकुम का टाइम में ही है हमारा कॉलेज का सीनियर हमारा जो मैडम मीनाक्षी मीनाक्षी, वो सीधा वहाँ से कुरुंगकुर में चला गया। आई थिंक फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर होगा जो कुरुंगकुर में विजिट करने वाला। वहाँ में गया है, एक रात वहाँ जीरो में भी स्पेंड किया है, ऐसे करके फिर ईस्टर्न साइड भी जाके टूर किया है। तो धीरे धीरे अभी यूनियन मिनिस्टर्स को हम लोग और भी ऊंचाई में अभी हम लोग बेचना शुरू कर रहा है। अभी कुरुंगकुर में बेचेंगे, फिर आपका ये करादादी डिस्ट्रिक्ट में भी बेचेंगे, दूर दराज अनिनी में बेचेंगे, अंजाव में बेचेंगे, दूर दराज एरिया में, ताकि वो लोग जो दिल्ली में बैठ के वो लोग गाइड कर पाए अपना ब्यूरोक्रेसी को कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल में क्या क्या प्रॉब्लम्स ऑन ग्राउंड में है। तो काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है, और
कनेक्टिविटी में आप सबको पता है कि हमारा मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, तो उन्होंने अभी हम लोगों को ट्रांस अरुणाचल का अप्रूवल दे दिया है। ट्रांस अरुणाचल अप्रोक्सीमेटली अभी जो लेंथ जो दिया है इट इज अराउंड 1500 किलोमीटर्स, फ्रंटियर हाईवे में 1500 किलोमीटर्स। इसके इन एडिशन टू दैट 1000 किलोमीटर जो है वो इंटर कनेक्टिविटी, तो इंटर कनेक्टिविटी के लिए 1000 किलोमीटर्स का अप्रूवल जो है वो दिया हुआ है। अभी अप्रैल महीना में मैं अभी 3 एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होगा इसमें। एक जो होगा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 में होगा NHIDCL और तीसरा में होगा स्टेट का PWD हाईवे डिवीजन, हाईवे जो विंग है। तो ये 3 एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का माध्यम से करीबन 2500 लेंथ ऑफ न्यू हाईवे रोड हम लोग को अरुणाचल में अभी इन नेक्स्ट 5 इयर्स में हम लोग टारगेट रख के जा रहा है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अप्रैल महीना से इसका अभी हम लोग DPR बनाना है। बहुत लोगों का तो DPR ऑलरेडी हो भी गया है, उसको हम लोग अभी मीटिंग करके बहुत जल्दी टेंडर प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो केवल मेरा आप सभी ऑनरेबल मेंबर से ये निवेदन होगा कि देखिए रोड कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। रोड होगा तो डेवलपमेंट बाकी चीज़ भी फॉल इन लाइन हो जाएगा। तो जब रोड प्रोजेक्ट का जब प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है तो अरुणाचल में एक नया प्रॉब्लम में देखना शुरू किया है कि लैंड कंपनसेशन वाला ये मैटर जो, तो लैंड कंपनसेशन मैटर अगर प्रोविजन है तो लैंड कंपनसेशन मिलेगा। अगर उस पैकेज में अगर लैंड कंपनसेशन का प्रावधान बिल्कुल ही नहीं है तो उसमें लैंड कंपनसेशन तो मिलने का सवाल भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों का लैंड का तो कमी नहीं है, हम लोगों को रोड के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को लैंड देना चाहिए। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं पूरे ऑनरेबल MLAs को यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हम सबका, आने वाला जो जितने भी जो रोड नेटवर्क्स बनेंगे उसमें लैंड कंपनसेशन मैटर में वो लोग प्लीज पूरा कोऑपरेट करने के लिए। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बहुत हजारों किलोमीटर्स हम लोग ने बनाकर रखा हुआ है। और आज के इस डिस्कशन में भी बहुत लोगों का कंसर्न है कि इसका रोड का मेंटेनेंस का अभी क्या होगा। और DCM साहब ने भी इसमें जिक्र किया है कि भारत सरकार के साथ में बहुत सारा राज्य अभी बातचीत चल रहा है, मगर पिछले साल से हम लोग ने इसमें रोड मेंटेनेंस में फंड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज 60 करोड़, इस बार हम लोग ने 80 करोड़ रखा हुआ है। नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे करके हम लोग इसको बढ़ाते हम लोग लेके जाना होगा। सो इस प्रकार से रोड का जो है हम लोग स्ट्रेंथनिंग करेंगे। और अभी भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा गांव और सर्कल हेडक्वार्टर्स भी अभी तक भी अनकनेक्टेड है। जहाँ तक जो हम तो इतना अभी टूर कर लिया कि बाय एंड लार्ज आई थिंक अरुणाचल में आई थिंक मैं ही अकेला आदमी होगा जो सब जगह पहुँच चुका होगा अभी। तो मैं देखा अभी भी बहुत सारा अभी भी अनकनेक्टेड है। खास करके अपना निशी बेल्ट में काफ़ी गांव अभी भी अनकनेक्टेड है, और इवन सियांग बेल्ट में भी बहुत सारा गांव अभी भी अनकनेक्टेड है। तो मैंने वादा किया है सभी को कि आने वाला दिनों में अभी हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया जो रोड पैकेज जो दिया है उसका अंतर्गत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 में और मुख्यमंत्री का जो रोड नेटवर्क प्लान जो स्कीम पिछले जो 2-3 साल से जो चल रहा है उसका अंतर्गत भी हम लोग कनेक्टिविटी देंगे, चाहे जो भी स्कीम से भी हो, लेकिन कनेक्टिविटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इस बार अभी देखिए ताली जो है, ताली रोड का तो बारे में आप लोग बहुत पहले से सुन के आया है। आई थिंक वो जो हमारा जो UT टाइम्स का ही है, नेफा टाइम्स का ही है। मैं लास्ट महीना जब दिल्ली में था तो अपना प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री श्री PK थुंगन साहब को मिलने का मौका मिला। तो PK थुंगन साहब को फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है, तो उनको मैंने ओवरऑल स्टेट किस प्रकार से अभी डेवलपमेंट हो रहा है मैंने उनको ब्रीफ किया, और मैंने जिक्र भी करने का मौका मिला कि इस बार ताली भी रोड अभी पहुंच गया है। तो थुंगन साहब बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उनका जमाना का टाइम का वो रोड था बोल के हमें बताया। 1968-69 का शायद सैंक्शन किया वाला एक रोड है तमिनताली रोड। तमिनताली रोड तो अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया कि यांगते जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, यांगते से एक रूट नया रूट निकाल के हम लोग ने ताली उसको हम लोग कनेक्टिविटी दे पाया है। तो इस बार मैं यहाँ से बाय रोड गया, वहाँ से यांगते गया, इसके बाद फिर वहाँ से ताली गया। तो एक्चुअली हमको पता था कि जो यांगते का जो हाईवे से जाता है यांगते के लिए, यांगते का रोड कंडीशन भी बहुत ख़राब है। तो हमको एक्चुअली पता नहीं था कि इतना ही कंडीशन ख़राब है। तो मैंने वहाँ का जनता को भी वादा किया था कि मैं आने वाला दिनों में इस साल यांगते का रोड भी हम बना के देंगे।
और ताली का भी रोड कुछ कुछ जगह में अभी ब्रिज पार करने के बाद में कुछ कुछ जगह में अलाइनमेंट अभी भी ठीक नहीं है। उसको भी मैंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दे के रखा हुआ है कि डीपीआर जल्दी बनाओ और रोड तुरंत से उसको अच्छा मोटरेबल मतलब ये रोड बनाने के लिए। और साथ साथ में ताली से आगे जो पिपसोरंग जो सर्कल है वहाँ में अभी पीएमजीएसवाई का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको भी मॉनिटर करने के लिए मैं आगे तक भी चला गया। तो आने वाला दिनों में अभी पिपसोरंग को भी हम लोग अच्छा कनेक्टिविटी देंगे। इसका बाद यही नहीं बल्कि ताली जैसे पुराना जो 1957 का सर्कल ऑफिस है वो बहुत पुराना है, तो उसका जो है तमिन ताली रोड को भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, ये भी हमने पब्लिक को वादा किया हुआ है। और अभी सियांग बेल्ट में भी बहुत सारा सर्कल हेडक्वार्टर जैसे अपना कंगुंग तगु सॉरी ये तलेमताबो साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वहाँ में भी बहुत सारा गांव अभी भी अनकनेक्टेड है। तो मैं अभी बहुत जल्दी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द हाउस अभी बजट सेशन का बाद में मैं अपना जो मेन जो डिपार्टमेंट रोड्स में जो काम कर रहा है रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी इन दोनों के साथ में मैं पूरा 1 फुल डे हम पूरा अरुणाचल का रोड नेटवर्क के साथ में बैठकर मैं 1 फुल डे पूरा डिटेल मीटिंग लूँगा, ताकि आने वाला दिनों में भारत सरकार का जितने भी जो स्कीम्स है उसको हम लोग ऑन नीड बेस प्रायोरिटी बेस हम टेकअप कर पाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप सबको मैं वादा करता हूँ ऑनरेबल स्पीकर साहब कि आने वाला दिनों में जहाँ जहाँ रोड नहीं है हम लोग ज़रूर रोड हम लोग पहुँचाएंगे। अरुणाचल प्रदेश लैंड मास भी काफ़ी बड़ा है, चैलेंजेस नो डाउट काफ़ी चैलेंजेस है, मगर उतना ही हम लोगों का पोटेंशियल भी है, उतना ही अरुणाचल प्रदेश का जो रिसोर्सेस है काफ़ी रिच है। हाइड्रो पावर के बारे में आप सबको पता है, ऑनरेबल डीसीएम साहब ने जो ब्रीफ किया, आने वाला दिनों में हाइड्रो पावर को अगर हम लोग अच्छे से जनरेट करेंगे डेफिनेटली वी विल बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री। हमारा यहाँ का टूरिज्म में देखिए हर एक वैली का हर एक एरिया का इतना सुंदर है, हमारा कुरुंगकुर में भी इतना सुंदर है। मैं पिछले साल जो वहाँ न्योकुम में गया तो वहाँ मैं कॉफ़ी टेबल बुक वहाँ पे रिलीज़ किया, मैंने देखा इतना सुंदर जगह है वहाँ पे, क्योंकि पहले इनएक्सेसिबल था, वहाँ पे रोड नहीं था, इसलिए लोगों को पता नहीं था। बहुत सुंदर एरिया है। उस प्रकार से अभी ईस्टर्न साइड में आप देखिए अभी विजयनगर का भी रोड पहुँच गया है बहुत जल्दी। अभी मैं एक कैबिनेट भी वहाँ पे प्रपोज करके रखा हूँ। तो विजयनगर एरिया देखिए इतना सुंदर है, हमारा दिबांग एरिया देखिए कितना सुंदर है। अभी अनिनी जो है हमारा दिबांग जो डिस्ट्रिक्ट है इतना सुंदर है। मैं तो हमेशा ऑनरेबल स्पीकर साहब मैं बोलता हूँ अगर तवांग और मेचुका को मिक्स कर दिया जाए तो इसका प्रोडक्ट होगा अनिनी दिबांग वैली, बहुत सुंदर है। मैं 3 साल पहले जब दिबांग वैली गया तो वहाँ पे दमबिन एरिया तक ही रोड था, वहाँ पे जहाँ पे पुराना जो ALG जो था वहाँ तक ही रोड था। तो वहाँ पे मैंने जितने भी जो ITBP का ऑफिसर्स को भी बुलाया कि वहाँ से हम लोगों का जो इंटरनेशनल बाउंड्री कितना दूर है। तो वहाँ पे मैप में देखते हुए तुरंत मैंने उसी साल भारत सरकार के साथ में बात करके वहाँ पे 30 किलोमीटर्स का रोड हमने सैंक्शन करके लेके आया। उसका अभी काम भी कंप्लीट हो गया है। इस बार मैं दोबारा अनिनी किया तो दमबिन से आगे अभी दमबिन से आगे शायद ब्रूनी कैंप है शायद, तक मैं जाके वहाँ में मैं जाके मिल के आया ITBP लोगों के साथ में। फिर फर्दर अभी वहाँ से आगे और अराउंड 30-35 किलोमीटर्स का रोड स्ट्रेच चाहिए। वो आगे जाके एक लामा कैंप बोल के एक है टुवर्ड्स द बॉर्डर, तो उसको मैं इस बार फिर दोबारा दिल्ली जाके उस रोड को भी हम सैंक्शन करके लेके आएंगे। और वहाँ देखिए इतना सुंदर है, वहाँ पे वैली इतना वास्ट वैली है, वाटरफॉल्स वहाँ पे इतना सुंदर है। तो टूरिज्म में हम लोग का पूरा पोटेंशियल है। पहले प्रॉब्लम था तो कनेक्टिविटी का वजह से ही अरुणाचल प्रदेश का जो पोटेंशियल एरिया खास करके टूरिज्म में उसको हम लोग नर्चर कर नहीं पाया। अभी आज देखिए धीरे धीरे अरुणाचल जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन इन द कंट्री, वो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट का भी आप ईयर वाइज रिपोर्ट देखिएगा तो वो एनहेंस हो रहा है। इंटरनेशनल जो फॉरेनर्स का भी टूरिस्ट जो है इनफ्लो जो है वो यहाँ पे अभी काफ़ी एनहेंस यहाँ पे हो रहा है। तो मेन हम लोगों को रिसोर्स जनरेशन पर हम लोगों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जब 2016 में व्हेन आई टुक ओवर एज चीफ मिनिस्टर, हम लोगों का स्टेट ओन रिसोर्सेज, अपना स्टेट का जो रिसोर्स इनकम, इट वाज हार्डली 900 करोड़ 2016 में, केवल 900 करोड़ था। अभी इस बार आप सब लोग बजट में भी देखने को मिलेगा कि इस बार बड़ा खुशी और गर्व भी महसूस होता है
ये सबका कंट्रीब्यूशन है, हमारा पूरा टीम अरुणाचल का, जितने भी हमारा ऑनरेबल मेंबर्स, हमारा टीम ऑफ ऑफिसर्स लोग, सभी का एफर्ट का वजह से अभी हमारा स्टेट ओन रिसोर्स पार कर दिया, 3000 करोड़ अभी पार कर दिया है। 900 करोड़ से स्टेट ओन रिसोर्स शुरुआत हुआ हमारा टेन्योर में 2016। नाउ वी हैव क्रॉस 3000 करोड़। तो आने वाला दिनों में मैंने टारगेट दिया हुआ है कि वी शुड क्रॉस 3500 करोड़ इन दिस ईयर। 3500 करोड़ को हम लोग क्रॉस करना होगा इसी साल में। तो धीरे धीरे रिसोर्स जनरेशन भी अभी अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रो पावर खास करके एक मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड में भी अभी देखिए बहुत सारा अभी हलचल हो रहा है, एक्टिविटीज़ काफ़ी चल रहा है। रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारा जो महिलाओं का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग हैंड होल्डिंग कर रहा है। इस बार बजट में भी उन लोगों को हैंड होल्ड करने का बहुत सारा अनाउंसमेंट यहाँ पे हम लोग ने दिया हुआ है। तो ऑनरेबल मेंबर्स, आप सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा, अपना अपना एरिया में जितने भी जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाया गया है उनको भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और आपके एरिया में जो बैंक्स जो होगा वहाँ पे, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे रूरल बैंक हो, चाहे एपेक्स बैंक हो, या और भी चाहे प्राइवेट बैंक होता होगा, उनके साथ में उन लोगों को जोड़ना है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। भारत सरकार की ओर से काफ़ी सारा स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें हम लोग मदद कर रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वो बैंकिंग नेटवर्क के साथ में उन लोगों को जोड़ के उन लोगों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमारा जब रूरल इकोनॉमी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारा स्टेट का इकोनॉमिक हेल्थ भी आगे बढ़ेगा। दिस इज रियल प्रोग्रेस। अगर डेवलपमेंट होना है तो गांव में डेवलपमेंट होना है। गांव डेवलप होगा तब हम मानेंगे कि हाँ अभी ये स्टेट डेवलप हुआ है। केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या स्टेट कैपिटल डेवलप होने से वी कैन क्लेम दैट वी आर डेवलप्ड। गाँव को हम लोग डेवलप किस प्रकार से किया जाए, तो गाँव का भी डेवलपमेंट का एक मॉड्यूल, हाउ टू डेवलप योर ओन विलेज एज एन स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज का बारे में आप लोग गूगल करके देखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। जो फिजिबल है उसको ही आप लोग गांव में उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए मैं हमेशा अपना जो सरकारी कर्मचारी उन लोगों को हमेशा हम ये बोलते हैं, डायरेक्शंस दिया हुआ है कि अभी हम लोग सिनर्जी और कन्वर्जेंस में जाना चाहिए। कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स। कन्वर्जेंस मॉडल में 1+1=2 ये फेल्ड है। 1+1=2 के जगह में 1+1=11 होना चाहिए कन्वर्जेंस में। तो उस प्रकार से एमएलएस का काफ़ी रोल होगा अपना अपना रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी में। डिपार्टमेंट का साथ में बैठ के हर एक गांव का क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रहा है, स्कीम भारत सरकार, राज्य सरकार का बहुत सारा स्कीम्स होता है, उसको कैसे हम लोग कन्वर्ज करके हम, और पंचायत का भी स्कीम होता है, उसको कैसे कन्वर्ज करके डेवलपमेंट करना होता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, लीड रोल लेना चाहिए बीइंग एन रिप्रेजेंटेटिव। एमएलएस का इसमें काफ़ी सारा इसमें बहुत सारा रोल होगा। अभी ओवर लास्ट 7 इयर्स में इस प्रदेश में बहुत सारा रिफॉर्म्स हम लोग ने लेके आया। और सबसे बड़ा रिफॉर्म्स मैं मानता हूँ, अभी भी मैं मानता हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो हमारा क्रिएशन था हम सब का, एसएसबी, ये जो था बहुत अच्छा क्रिएशन है ये। उस वक्त में 2017-18 में जो इसका क्रिएशन हो रहा था, अगर हम चाहता था तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन से भी हो सकता था कैबिनेट में, मगर मैंने जानबूझ के यहाँ सदन में लेके आया, क्योंकि पुराना सिस्टम में मैं देखा कि एक अच्छा एक सिस्टम नहीं था रिक्रूटमेंट को लेके। उसमें क्या होता था कि एमएलए मिनिस्टर हो गया, ब्यूरोक्रेसी लोग हो गया, या जिसका सरकार का पहुँच जिसका है, उन लोगों का रिकमेंडेशन में ही कुछ कुछ नौकरी चला जाता था। तो उसमें हम किसी को ब्लेम नहीं करता है, उस सिस्टम में शायद हम भी इन्वॉल्व था होगा, क्योंकि मैं भी पहले मिनिस्टर रह चुका हूँ। तो मगर मैं सोचा है कि ये सिस्टम अगर चलते रहने से तो अरुणाचल में बड़ा एक प्रॉब्लम आने वाला है। जो पेरेंट्स, माँ पिताजी जो इतना मेहनत करके अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है, कॉलेज में भेजता है, ये आशा होगी कि एक बार ये भी सरकारी नौकरी करेगा, तो मगर उसमें सिस्टम नहीं था। तो उस सिस्टम को हम लोग ने डिस्कस करते हुए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को ग्रुप सी और डी का उसको रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग ने स्थापना किया। तो उस वक्त में भी मैंने एमएलएस को बोला है कि अरुणाचल प्रदेश में और भी बड़ा रिफॉर्म हम लोग को करना है। इलेक्शन प्रोसेस में देखिए कि बहुत सारा जगह में काफ़ी करप्ट प्रैक्टिस होता है, मनी इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है, पैसा का खेल होता है, और साथ साथ पुराना ज़माना में तो नौकरी का भी वहाँ पे सौदा होता था। तो मैंने कहा कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को लेके आओ,
कम से कम जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं, कम से कम उन लोगों को नौकरी का प्रेशर तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए 2019 में अभी सब 60 एमएलए यहाँ पे बैठा हुआ है, किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ नौकरी का, कोई भी नौकरी डिमांड करने वाला भी नहीं है। तो ये भी एक अच्छा एक रिफॉर्म हम लोग ने लेके आया है। आज के दिन में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, काफ़ी अच्छा से वो अपना काम कर रहा है, काफ़ी बहुत अच्छा क्लीन जो मेरिट बेस करके उसमें रिक्रूटमेंट चल रहा है। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने देखा कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अभी अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर भी फिक्स कर दिया है। साल में 3 बार एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, एक हो गया सेकेंडरी लेवल का, एक हो गया हायर सेकेंडरी लेवल का और एक हो गया ग्रेजुएट लेवल का। तो 3 कैलेंडर एग्जामिनेशंस ऑलरेडी वो डेट वाइज करके स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अभी निकाल दिया है। इसलिए अभी जितने भी जो अभी हजारों पोस्ट अभी भी पेंडिंग है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में, तो ये सब भी तुरंत अभी क्लियर होके इसमें तुरंत रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, अरुणाचल प्रदेश में हम सबको देखिए, ये हम सबका मंदिर है और इस मंदिर में आके हम लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहिए। जो अच्छा है उसका भी हम लोग डिस्कस करना चाहिए, जो खराब हो रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पे खुल के बोलना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? बिकॉज वी ऑल आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अरुणाचल प्रदेश में करप्शन अभी भी सिस्टम में है, ये हम लोग का मानना होगा। हम लोग एज एन पॉलिसी मेकर हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहा है इसको हटाने के लिए, मगर डाउन द लाइन सिस्टम में करप्ट प्रैक्टिस है, अभी भी चल रहा है। 2016 में मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद चीफ सेक्रेटरी और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स का हमने मीटिंग लिया, वहाँ में मैंने क्लियर कट डायरेक्शंस दिया कि पहले पुराना ज़माना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है, मगर हमारा टेन्योर में कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी अगर हिम्मत करेंगे करप्शन ये करने के लिए, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये मैसेज जो है अपना सरकारी कर्मचारी में अच्छा से स्प्रेड करने के लिए मैंने बता दिया। और उसके बाद से आप लोग देखिए कि करप्शन प्रैक्टिस हुआ है, काफ़ी सारा मेल प्रैक्टिस भी हुआ है, सरकार चुप नहीं बैठा। SIC SIT तो बहुत पहले से ही चल के आ रहा है, मगर कहाँ एक्शन होता था? 2016 ऑनवर्ड्स देखिए SIC ने क्या काम किया है, SIT ने क्या काम किया है, कितने लोगों को अरेस्ट किया है, अभी और भी इतना केसेस अभी चल रहा है, एक्शन ज़रूर होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहा है दिन रात अरुणाचल को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए, लोगों को और भी विकास कैसे करवाया जाए। हम लोग मेहनत कर रहा है, मगर सिस्टम में कहीं ना कहीं अभी भी गंदगी है। उस गंदगी को हम लोगों को साफ करना ये बहुत ज़रूरत है। अब इस बार देखिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अभी ये जो फियास्को जो चल रहा है, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम लोग तो कभी कल्पना ही कर नहीं सकता था कि इस प्रकार से एक प्रैक्टिस हो जाएगा, सोच ही नहीं पाएगा। ये तो टोटल एक इनह्यूमन एक एक्टिविटी हो गया वहाँ पे, इनह्यूमन, हम तो बोलेंगे इनह्यूमन। स्टेट का जो प्रीमियर एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसी, वहाँ में इस तरह का प्रैक्टिस होना ये तो काफ़ी दुखित का बात है। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, आप सब लोग जानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार के अंडर में डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनका काम करने का ढंग सब कुछ पूरा ऑटोनॉमी है, फुल ऑटोनॉमी है उसमें। सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, किस प्रकार से काम करता है नहीं करता है, हम लोग इन डेप्थ हम लोग स्टडी कर नहीं सकता है उसमें। तो जो भी हुआ काफ़ी गलत हुआ। हमारा जो युवा पीढ़ी का साथ में बहुत बड़ा एक एक खेल खेला है, बहुत ख़राब से। तो इसमें अभी जब से इसमें जैसे सरकार को हम लोगों को पता चला, तुरंत वहाँ पे हम लोग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पहले हम लोग ने SIC को लगाया, केस SIC पूरा टेकअप किया। बाद में लोगों ने कहा कि इसको फेयर और ट्रांसपेरेंसी के लिए CBI को देना है, तो CBI को भी हम लोग ने यहाँ से चिट्ठी भेजा। इन पर्सन में दिल्ली में भी वहाँ पे CBI में वहाँ का जो मिनिस्टर जो इंचार्ज है, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारा प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फियास्को है ये काफ़ी एक दुखद एक हो गया है, हमको चाहिए अभी CBI आप तुरंत वहाँ से भेजने के लिए। नहीं तो आप देखिए, आप लोग पूरा देखिए कि इस देश में, मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा, पेपर लीकेज मैटर या इस प्रकार का जो मैल प्रैक्टिस हुआ है बहुत सारा स्टेट में हुआ है।
मगर जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ने जो डील किया है, कौन स्टेट ऐसे डील करता है? अपना ही स्टेट में कोई सीबीआई को जबरदस्ती कोई लेके आता है कोई सरकार? तो यहाँ अभी सीबीआई पहुंच गया है, सीबीआई पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन, पूरा डिटेलली इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक में जो अरेस्ट हुआ है कुल मिला के 54 लोग अरेस्ट हुआ है, 54 लोग। और उस 54 में जो रेगुलर जो गवर्नमेंट उस 54 में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो है 42 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लोग इसमें इन्वॉल्व है। अभी तक का जो जांच जो करके जो मिला है, उस 42 को अभी तुरंत सरकारी जो अपना नियम के मुताबिक पूरा जिनको टर्मिनेट करना है उसका प्रोसेस पूरा अभी स्टार्ट हो गया है। इसका बहुत जल्दी ये पूरा अभी टर्मिनेट भी हो जाएगा। तो अभी मैटर जो है ऑलरेडी सीबीआई के साथ में है, और जो एस्पिरेशंस लोगों का जो एक कमेटी था उनका साथ में भी हमारा काफ़ी लंबा बैठक हुआ। और हमसे पहले हमारा जो मैंने होम मिनिस्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि उनके साथ में बात करके जो भी पॉइंट है उसको एड्रेस करने के लिए। लेकिन आई थिंक कुछ कम्युनिकेशन गैप होने का कारण से वो आई थिंक वो लोग शायद या तो जो एक्सपीरियंस लोग अपना लोगों को शायद जो मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ है वो अच्छा प्रकार से शायद मैं भी बता नहीं पाया जैसे लगा है। क्योंकि हमारे पास जब डिस्कशन के लिए आया तो मैटर वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैटर पूरा डिस्कस हो चुका था इसमें। लेकिन उन लोगों का कहना ये था कि माइन्यूट्स नहीं निकलने का कारण से थोड़ा इसमें अभी इस प्रकार से उस दिन जहाँ पे थोड़ा बहुत जो लॉ एंड ऑर्डर जो देखने को मिला, इस प्रकार का सिचुएशन हो गया बोल के। तो एनीवे अभी उसमें जो मेजर जो रिकमेंडेशंस हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो किया है, उसमें अभी लोगों का चाहत ये था कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का माध्यम से इसका सुनवाई होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट को यहाँ से लेटर लिख दिया है। एंड आई मस्ट थैंक ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो हमारा जो सेशन कोर्ट यूपिया है उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपिया उसको एक स्पेशल कोर्ट के तौर पे ताकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मैटर है फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पे उसको डेजिग्नेट अभी करके दिया हुआ है। और इसका बाद फिर लड़का लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि इसमें अभी पेपर सेलिंग वाला जो मेथड में मनी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, और ज़रूर है क्योंकि पेपर लोगों को भेजा गया है, डेफिनेटली वो पैसा लिया है उन लोगों ने। तो उन लोगों का रिक्वेस्ट ये था कि ईडी को भी लेकर आने के लिए। तो आना नहीं आना ये तो ईडी लोगों का अपना खुद का ही प्रीव्यू में होता है, मगर सरकार के ओर से हम लोग एक भी कदम हम लोग छूटने नहीं देंगे बोल के ईडी को भी यहाँ से लेटर रिकमेंडेशन करके हम लोग ने लिख दिया है कि ये मैटर ऐसे हो गया है, आप लोग भी आके इसमें थोड़ा सा जांच पड़ताल कीजिए। ईडी को भी लेटर अभी चला गया है। और दूसरा इसमें जो डिस्कशन में हम लोग ने जो फाइनलाइज हुआ है कि अभी एपीसीएस में कुल मिला के जो एग्जाम्स में जो पेपर जो लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में जो अभी जिन का अरेस्ट हुआ है, कुल मिला के 11 एग्जाम्स का वहाँ का कल्प्रिट्स लोगों को पकड़ा गया है, 11 एग्जाम्स का। तो वो लोग ने कहा कि अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर में पूरा विश्वास जो है वो हट गया है। तो आप यहाँ से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी को आप यहाँ से थोड़ा रिकमेंड कर दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश का जो जितने भी जो पेंडिंग जो एग्जाम्स है वो यूपीएससी का माध्यम से किया जाए। तो मैं बोला हाँ ठीक है, इसको हम लोग ज़रूर रिक्वेस्ट भेजेंगे, और संविधान का मुताबिक प्रोविजंस भी है। एज पर आर्टिकल 315/4 उसमें हम लोगों का गवर्नमेंट थ्रू आवर ऑनरेबल गवर्नर साहब यहाँ से लिखेंगे यूपीएससी को, उस आर्टिकल के अंतर्गत में अगर यूपीएससी कंडक्ट करना चाहने से दे विल सीक द परमिशन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके यूपीएससी एग्जाम कर सकता है, ये संविधान में ऑलरेडी प्रोविजन है। तो इसका भी प्रोसेस हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। ऑनरेबल गवर्नर साहब बहुत ही जल्दी कैबिनेट में हम लोग ने पास कर दिया, और फाइल भी मैंने भेज दिया, ऑनरेबल गवर्नर साहब से फाइल भी वापस आ गया है। तो 1-2 दिन में ही ये लेटर जो है वो यूपीएससी में चला जाएगा। अभी इसमें मेन बात जो ये है कि अभी यूपीएससी वहाँ से क्या बोलेंगे। अभी अगर यूपीएससी एग्जाम करता है तो इज़ वेल एंड गुड, इज़ वेरी गुड। अगर यूपीएससी एग्जाम अगर ना बोल दिया तो फिर हम लोगों को यहाँ पे कमीशन को तो गठन करना ही होगा। अभी उस दिन
चेयरमैन और मेंबर्स का स्वेयरिंग इन था। तो उस वक्त में लॉ एंड ऑर्डर इशू होके इसके बाद पता चला है कि चेयरमैन और मेंबर को भी सिलेक्शन प्रोसेस को रद्द कीजिए, नया से करना है। तो तुरंत वो भी हमने एक्सेप्ट किया फॉर द लार्जर इंटरेस्ट। अदरवाइज ये जो सिलेक्शन हुआ था वो भी अच्छा एक प्रोसेस से ही सिलेक्शन हुआ था। लेकिन चलो, हम लोगों का जो गवर्नमेंट है जनता का हित में, जनता के लिए ही ये गवर्नमेंट है, तो उसको करके सारा जो चेयरमैन और मेंबर्स का उसको भी हम लोग ने कैंसिल कर दिया है। अभी कल में यूपीएससी अगर बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का जो एग्जाम्स जो है अगर हम लोग कर नहीं पाएगा, तो हम लोगों को फिर ये स्ट्रक्चर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को हम लोग उसको फिर दोबारा से उठाना होगा। अभी इसमें एक बर्निंग टॉपिक जो चल रहा है ये है नल एंड वॉइड का। अभी नल एंड वॉइड का जो मैटर है, इसमें जो हम लोग ने माइनस भी जो ड्रॉ किया है, इसमें भी क्लियरिटी के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अरुणाचल में प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया में ही लोग देखते हैं, कागज में क्या लिखा हुआ है वो कोई पढ़ता नहीं है। सोशल मीडिया में देख के कुछ भड़काऊ भाषण दे दिया, उसका ऊपर में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, झगड़ा होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा क्या है इसको कोई ठीक से पढ़ता नहीं है। अभी नल एंड वॉइड वाला जो मैटर है, इसमें पॉइंट नंबर 9 में है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज सीन द रिक्वेस्ट फॉर डिक्लेयरिंग द एग्जाम नल एंड वॉइड वेयर इश्यूज and malpractices like paper leakage etc. have come to notice. Accordingly, it is being sent to APPSC, which is the competent authority to decide on this. क्योंकि रिक्रूटमेंट जो करता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, और पब्लिक सर्विस कमीशन का मेन मैंडेट भी वही है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी वे में रिक्रूटमेंट होना चाहिए। रिक्रूटिंग एजेंसी वही है, तो नल एंड वॉइड करने का भी स्टेट गवर्नमेंट में हम लोगों का पास में प्राविधान नहीं है। तो यहाँ से हम लोग केवल इस मैटर को फॉरवर्ड करेंगे बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी देखिए, गवर्नमेंट का पास में तो बहुत सारा रिकमेंडेशंस आएगा, गवर्नमेंट तो सबका ही सुनना है बात, और जिन जिन विभाग का गवर्नमेंट को लगेगा कि तो उसको तो हम लोग उसी विभाग में हम लोग को फॉरवर्ड करना होता है। तो इसको लेके अभी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है पूरा स्टेट में कि नल एंड वॉइड अभी हो जाएगा, नल एंड वॉइड अभी नहीं होगा। तो आई थिंक ये सब क्लैरिटी जो है, सबसे पहले तो यूपीएससी क्या बोलता है। अगर यूपीएससी बोलता है कि एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, तो यहाँ का जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बहुत जल्दी गठन होने वाला नहीं है। यूपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट करता है, अगर यूपीएससी बोल दिया कि एग्जाम कंडक्ट नहीं करेंगे, तो हम लोगों को कमीशन सबसे पहले गठन करना होगा। कमीशन गठन होने का बाद तो जाके नल एंड वॉइड को हम लोग यहाँ से मैटर को रेफर कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे कमीशन में कि आप लोग रिक्रूटिंग एजेंसी है, आप लोग इसको क्या करना है, आप लोग सजेस्ट करना। तो आने वाला दिनों में डेफिनेटली ऑटोनोमस बॉडी जरूर है, मगर दे कैन ऑलवेज सीक द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट। नल एंड वॉइड में भी अगर कमीशन ने बोल दिया कि ठीक है, इसमें हम लोग को भी कुछ खास पता नहीं होता, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा गाइड करने के लिए अगर बोलेंगे, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल गिव इट्स एडवाइस। उसमें अभी सब लोग स्ट्रीट में निकल के आज ये पार्टी धरना कर रहा है, कल परसों फिर वो पार्टी धरना कर रहा है, तो ये सब धरना और ये सब बंद कल्चर को हम लोगों को दिमाग से निकाल के फेंकना चाहिए। जिस प्रकार से जो क्लैरिटी के साथ में जो सरकार हम लोग पूरा कोशिश कर रहा है, हम लोग जरूर मानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत खराब प्रैक्टिस हुआ है। इस तरह का प्रैक्टिस फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, मगर इसमें हम लोग सोल्यूशन ढूंढने के बजाय आपस में ही लड़के बैठ जाएगा, तो हमारा भविष्य क्या होगा। अभी बहुत इसमें एस्पिरेंट्स लोग बहुत सिंसियरली कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला होगा, बहुत सिंसियरली प्रिपरेशन करने वाला लोग होगा। अभी 4-5 महीना तो ऐसे हम लोग ने गवा दिया, और भी टाइम वेस्ट मेरा हिसाब से यहाँ नहीं करना चाहिए। अभी इसमें नल एंड वॉइड का जो मैटर है, पहले कमीशन बन जाने का बाद में, अभी उसमें चेयरमैन कौन होगा, मेंबर कौन होगा, ये हम भी नहीं जानता। वो होने का बाद लेट देम यूज देयर एक्सपर्टीज, उनका अपना नॉलेज, वो लोग अपना फिर उसको एग्जामिन करेंगे, वो लोग करके फिर वो क्या बोलते हैं फिर देखेंगे हम लोग। फिर अभी से ही इतना सब जगह में आग लगाना, ये सब आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करना, ये गलत बात है।
तो इसको हम लोग गवर्नमेंट की ओर से अच्छा से हम लोग मॉनिटर कर रहा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके माध्यम से ये मैं पूरा सदन को और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का पूरा जनता को हम आश्वासन देते हैं कि इसका पूरा हम लोग अच्छा से फॉलो अप करके इसको हम लोग एक कंक्लूजन में हम लोग ज़रूर हम लोग जल्द से जल्द लेके जाएंगे। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस बार का सेशन में 3 इम्पोर्टेंट बिल भी यहाँ पे जो पास हुआ है, उसके लिए भी इस पूरे मेंबर्स को हम बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। एक तो हो गया कि हम लोगों का जो रेवेन्यू जीएसटी बोलो या वेट का रेवेन्यू, एक्साइज रेवेन्यू को एडवांस में जमा करने का। और दूसरा जो हो गया कि हम लोगों का कैशमेंट एरिया प्रोटेक्शन का जो बिल यहाँ पे जो पास हुआ है। और तीसरा जो हो गया कि हम लोगों का असम फ्रंटियर रेगुलेशन, जो हमारा जो कस्टमरी लॉ जो है, हमारा गांगुरास और हमारा ट्रेडिशनल जो हेड्स लोग हैं, उनको हम लोग एम्पावर किया है इस बिल में। तो 3 इंपॉर्टेंट बिल हो गया। एक तो हो गया रेवेन्यू जनरेशन, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हम लोगों को सक्षम होना है, अपना रेवेन्यू जनरेशन होना है। तो ये फर्स्ट बिल जो ये हो गया। सेकंड बिल जो हो गया कि अरुणाचल प्रदेश का एक दूसरा पहचान है कि यहाँ का डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ का जंगल, यहाँ का पानी, उसको किस प्रकार से प्रोटेक्शन किया जाए। ये कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन का भी हम लोग ने बिल को पास किया है। और तीसरा जो हो गया कि हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है, पुराना जमाना का जो हमारा कस्टमरी लॉ है, उसको हम लोग ने अभी इस सदन से पास करके एक लीगल एक हम लोग ने स्टाम्प जो है वो दे दिया है। इसके लिए मैं आप सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं ऑनरेबल डीसीएम साहब, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर, अभी हमारा साथ 7वां बजट ऑनरेबल डीसीएम साहब ने बीजेपी का साथ में हम लोग ने पेश किया है। और उससे पहले 3 बजट ऑलरेडी पेश कर चुका है। कुल मिला के 10 ईयर का बजट है ऑनरेबल डीसीएम साहब का। तो 1 डेकेड पूरा उन्होंने कंप्लीट किया है एज फाइनेंस मिनिस्टर। सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन ऑल आवर बिहाफ। और साथ ही साथ फाइनेंस और प्लानिंग के जितने भी जो ऑफिसर्स हैं और जिन लोगों ने भी इस बजट में अच्छा योगदान दिया है, ऑल दी सीवीओज, हमारा वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशंस लोग भी होगा, और पोर्टल के माध्यम से जिन्होंने भी जो फीडबैक दिया है, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बजट को पास किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।